गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। आशा करती हूँ आप सब अपने घर में बहुत स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। और आगे भी हमें बहुत सावधानी बरतना है और स्वस्थ रहना है ताकि हम अच्छे से पढ़ाई कर सकें। हम लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर के PDF भेज रहे हैं। आप अपना काम करते जाइए, कॉपी पे नोट्स भी बनाते जाइए, जहाँ डाउट्स हो उनसे पूछते जाइए। मैं बिल्कुल पूरे टाइम 24 आवर्स किस समय भी आप फोन करें मैं अवेलेबल हूँ और आपको मैं बताऊंगी। यदि ऐसा लगता है कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए पढ़ाई की तरफ आते हैं। हम आ चुके हैं अध्याय जगत कवक पर, किंगडम फंजाई। ये व्हिटेकर के 5 जगत वर्गीकरण का तीसरा जगत है और इसको हम शुरू कर चुके हैं। इसमें कॉमन कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे इसकी रचना होती है, स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसमें जो कहाँ पाए जाते हैं, कैसे होते हैं, सब अपन पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम आज पढ़ेंगे कवक में जनन, रिप्रोडक्शन इन फंजाई। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि कवक जो है वो एक कोशिकी भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं, यानी तंतुवत होते हैं। जो तंतुवत होते हैं और जो एक कोशिकीय होते हैं, सब में कोई बहुकेंद्रकीय होते हैं, कोई एक केंद्रकीय होते हैं। तो सभी में हम जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं कवक में जनन कितने प्रकार से होता है। कवक में जनन 3 प्रकार से होता है, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक। तीनों को अपन समझते हैं। तीनों क्या हैं? कायिक जनन जो है, कायिक का यदि शब्द विच्छेद करें तो आता है काया द्वारा जनन। काया यानी होता है शरीर। अब कवक का शरीर चाहे वो एक कोशिकीय है चाहे वो तंतुवत है, दोनों में ही जो उसकी एक कोशिका है उसके या तो टुकड़े होंगे, या तो उसमें से मुकुलन निकलेगा, या तो विखंडन होगा, या तो कुछ बीजाणु बनेंगे। कई प्रकार से अलग अलग टाइप से उसी एक कोशिका द्वारा जनन होगा। उसमें कोई विशेष रचना नहीं बनेगी, इसीलिए इसे कहा जाता है कायिक जनन, काया द्वारा जनन। काया क्या है? उसकी एक कोशिका। दूसरा है अलैंगिक जनन। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो तंतु है या एक कोशिकीय कवक है, इसमें कुछ विशेष रचनाएं बनती हैं। उन विशेष रचनाओं में छोटे छोटे बीजाणु बनते हैं जो उस रचना से, यानी जैसा उसका पूरा होल लाइफ रहता है वैसा वाला रचना नहीं, जनन के लिए कुछ विशेष स्ट्रक्चर बनते हैं। उनमें बीजाणु बनते हैं, वो बाहर निकलकर नए कवक को जन्म देते हैं। उसे हम कहेंगे अलैंगिक जनन। क्या होता है इसमें जो कवक के पूरे तंतु है या एक कोशिका है या जो भी उसकी बॉडी, जो भी शरीर है, उस शरीर में से कुछ भाग जनन के लिए अपना रूप परिवर्तित करता है। उसमें बीजाणु बनते हैं और उसमें से बीजाणु निकलकर परिपक्व होने के बाद फैलकर नए कवक तंतु को या कोशिका को जन्म देते हैं। ये अलैंगिक जनन हो गया। और अब है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन क्या है? लैंगिक जनन में कवक तंतुओं में एक ही कवक तंतु के अंदर नहीं, 2 अलग अलग कवक तंतु होंगे या 2 अलग अलग कवक कोशिकाएं होंगी। उनमें अलग अलग युग्मक बनेंगे, यानी विशेष रचनाएं बनेंगी। कुछ चल होंगे, कुछ अचल होंगे, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। और मेन रूप से इसको लैंगिक जनन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें विभिन्न चरण हैं, अलग अलग चरण हैं। जैसे पहले उसमें प्लाज्मोगैमी होगा, यानी 2 तंतुओं या 2 कोशिकाओं का जो प्लाज्मा है वो मिल जाएगा। फिर कैरियोगेमी होगा, केंद्रक आपस में मिलेंगे और उसके बाद होगा अर्धसूत्री विभाजन। यानी लैंगिक जनन कितने चरणों में होता है? 3 चरणों में। 2 अलग अलग तंतु या अलग अलग कोशिकाएं होंगी,
जो रचना में एक जैसे भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, क्रियात्मक रूप से भी अलग हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, उनमें विशेष रचनाएं बनती है, इसे कहा जाता है लैंगिक जन्म। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जन्म। तो कवकों में जन्म कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। पहला कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फिर दूसरा है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तीसरा है लैंगिक जनन। इसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, कायिक जनन के बारे में। कायिक जनन क्या होता है? काया द्वारा जनन। इसमें जनन के लिए कोई भी विशेष रचनाएं नहीं बनती, कोशिका या कवक तंतुओं द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होगा। तो सबसे पहले कायिक जनन। कायिक जनन कितने प्रकार का होता है? कायिक जनन 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार से होता है। पहला होता है आपका खंडन द्वारा। दूसरा, पहला खंडन, ठीक। फिर दूसरा विभाजन, तीसरा मुकुलन, चौथा क्लेमाइडो बीजाणु, द्वारा, फिर 5वां ओइडिया द्वारा, और 6वां है स्क्लेरोशियम द्वारा। स्क्लेरोशियम द्वारा। तो कवक में ये जो कायिक जनन है, कौन सा जनन है ये? कायिक जनन। कायिक जनन कितने प्रकार से होता है? इतनी सारी कवक की प्रजातियां हैं, तो किसी में खंडन द्वारा, किसी में विभाजन द्वारा, किसी में मुकुलन द्वारा, क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा, ओइडिया द्वारा या फिर स्क्लेरोशियम द्वारा, ठीक। अब अपन इनको एक एक को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहला है खंडन। पहला कौन सा प्रकार है? कौन सा है ये? कायिक जनन। तो खंडन में क्या होता है? जो कवक तंतु होते हैं, कवक तंतु कैसे होते हैं? अपन ने पिछले वीडियो में देखा था। कवक तंतु इस तरह से या तो पटी हो सकते हैं, अपटी भी हो सकते हैं, पटहीन भी और पटयुक्त भी। तो ये पटयुक्त है। अब इसमें क्या होगा? इसमें से बीच बीच में से जो कवक तंतु हैं वो टूट जाएंगे। ये कवक तंतु बीच बीच में से टूट जाएंगे और टूटकर ये यहाँ से ऐसे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, अलग अलग ऐसे टुकड़े टुकड़े टूटकर गिरेंगे और प्रत्येक टुकड़ा इसमें से, जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4, यानी पूरा का पूरा कवक तंतु टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और ऐसे बहुत सारे टुकड़े निकलेंगे और प्रत्येक टुकड़ा एक नए कवक तंत्र को जन्म देगा। ठीक, समझना है आपको? खंडन में क्या होता है कि जो कवक तंतु होता है उस कवक तंत्र में पट होते हैं, उन पट से ये कवक तंतु टुकड़ों टुकड़ों में इस तरह से अलग अलग इसके टुकड़े हो जाते हैं। प्रत्येक पट से ये टूट जाता है और टूटकर प्रत्येक टुकड़ा एक नए तंतु को जन्म देता है। यानी एक जो
कवक का सुकाय है तंतु का, उसके प्रत्येक टुकड़े से नए कवक तंतुओं का निर्माण होता है। ठीक, ये होता है किसमें खंडन। अब इसके बाद में है अगला विभाजन। दूसरा कौन सा था? विभाजन। कायिक जनन का दूसरा प्रकार है विभाजन। इसमें क्या होता है? इसमें जो एक कोशिकी कवक है, ये एक कोशिकी कवक है, इसमें केंद्रक है, रिक्तिकाएं हैं। अब इसमें क्या होता है? सबसे पहले इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। रिक्तिका भी दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहले केंद्रक विभाजित होगा और उसके बाद में इसकी जो बाह्य भित्ति है वो भी धीरे धीरे विभाजित होने लगेगी और विभाजित होने के बाद ये दो भागों में बंट जाएगी। प्रत्येक में एक केंद्रक होगा और इस तरह एक कोशिका कितने भागों में बढ़ गई? दो भागों में। कितने भागों में बढ़ गई? दो भागों में। इसे ही कहा जाता है विभाजन। किसमें होता है ये? एक कोशिकी कवक में अधिकतम ये पाया जाता है। एक कोशिकी कवक में एक कोशिका में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, केंद्रक दो भागों में बंट जाता है, उसके बाद उसकी भित्ति में विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप पूरी की पूरी कोशिका दो भागों में बंट जाती है। इस तरह एक कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती हैं, अतः इसे जनन कहा जाता है। कौन सा जनन है ये? कायिक जनन। और कायिक जनन में भी कौन सा है? विभाजन। अब आते हैं अपन तीसरा, मुकुलन। मुकुलन को इंग्लिश में कहते हैं बडिंग। अब इसमें क्या होता है? ये ईस्ट वगैरह इसकी एक कोशिका है कवक, उसमें पाया जाता है। देखिए कैसे होता है। ये इसकी एक कोशिका है और इसमें केंद्रक है। अब क्या होगा? इसमें केंद्रक जो है वो दो भागों में बढ़ेगा धीरे धीरे और बढ़ने पर ये इसमें से एक अतिवृद्धि निकलती है। एक अतिवृद्धि इसकी कोशिका भित्ति में से निकलती है। इसे ही कहा जाता है बंट या हिंदी में इसे कहते हैं मुकुल। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मुकुल कहते हैं। ये एक कोशिका में से निकलेगा और निकलने के बाद इसका जो केंद्रक है अंदर, ये केंद्रक, रिक्तिकाएं, ये सब कुछ मात्रा में ये इसमें चले जाएंगे। जीव द्रव भी चला जाएगा, ये भी टूटकर दो टुकड़ों में, और जीव द्रव भी इसमें चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा? इस अतिवृद्धि का जो आकार है वो बढ़ता जाएगा और बढ़ते बढ़ते अंत में क्या होगा? ये अतिवृद्धि यहाँ से अलग हो जाएगी और अलग होकर एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई है? दो। दोनों में एक केंद्रक है और जीव द्रव्य भी है। इस क्रिया को जिसमें मुकुल का निर्माण होता है, यानी शरीर से ही एक अतिवृद्धि निकलती है और वो अतिवृद्धि इसमें जुड़ी रहती है कोशिका भित्ति में। जो जनक कोशिका है इससे केंद्रक कोशिका द्रव्य टूटकर इसमें जाते हैं और वो धीरे धीरे अतिवृद्धि बड़ी होती है। इस अतिवृद्धि को बड या मुकुल कहा जाता है। ये अतिवृद्धि बड़े होते होते धीरे धीरे इस कोशिका से बिल्कुल अलग हो जाती है। इसमें भी एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन गई? तो इसीलिए इसे जनन कहा जाता है। और जो मुकुल द्वारा जनन हो रहा है इसलिए इसे क्या कहा जाता है? मुकुलन। ठीक। अब अपन आते हैं चौथा, क्ले माइलो बीजाणु। क्ले माइलो बीजाणु क्या होती है? यहाँ देखते हैं अपन चौथा नंबर, क्ले माइलो बीजाणु द्वारा। इसमें याद रखने लायक चीज क्या है हमारे लिए कि ये जो जनन है ये कब होता है? जब प्रतिकूल परिस्थितियां हो।
जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं तब इस प्रकार का जनन ईस्ट में या कवक में जितने भी प्रकार के उनमें होता है। तंतुमय जो कवक है उनमें अधिकतम ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो कवक तंतु है इसके अंदर प्रत्येक पट जो है ये बड़ी बड़ी बीजाणुधारी में परिवर्तित हो जाता है। ये पट थे, ये एक तंतु था और इस तंतु में पट थे और प्रत्येक जो हिस्सा है वो बड़ी बड़ी फूलकर बड़ी बड़ी रचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। कब? प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी कवक को जब नमी ना मिल रही हो, अंधेरा ना मिल रहा हो, शुष्क वातावरण हो गया हो, तब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कवक तंतु का प्रत्येक जो पट्टिभाग है, प्रत्येक कोशिका फूली हुई रचनाओं में परिवर्तित होती है और इसके अंदर इसका केंद्र टूट कर बहुत सारे भागों में बढ़ जाता है। बहुत सारे भागों में बढ़ता है और बढ़ने के बाद इसमें चारों तरफ जीवद्रव्य और मोटी भित्ति बन जाती है। प्रत्येक टुकड़े के बाहर जीवद्रव्य और मोटी भित्ति बन जाती है। मोटी भित्ति वाले बीजाणु को ही हम क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं। मोटी भित्ति वाले बीजाणु को हम क्लेमाइडो बीजाणु कहते हैं। और प्रत्येक जो बीजाणु है ये इसी अवस्था में इसमें पड़ा रहता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को सुरक्षित रखके इसमें पड़ा रहता है और उसके बाद में जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये जो क्लेमाइडो बीजाणु की भित्ति है ये फट जाती है और फट कर यहाँ से ये क्लेमाइडो बीजाणु बाहर निकलते हैं। बाहर निकलकर प्रत्येक बीजाणु नए कवक तंतु को जन्म देता है। इसमें क्या विशेष है? पहला, ये प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है और दूसरा, इसमें बनने वाले बीजाणुओं की भित्ति मोटी होती है। ठीक है, इसमें देखिए आप, ये तंतु है, इसमें सबसे पहले अपरिपक्व क्लेमाइडो बीजाणु है, थोड़े और परिपक्व हो गए और ये परिपक्व होने के बाद ये धीरे धीरे अंदर परिपक्व होते जा रहे हैं अंदर। इसके बाद इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, इसका नंबर आएगा, सब फूलकर क्लेमाइडो बीजाणु बनाएंगे और अनुकूल परिस्थितियों में ये क्लेमाइडो बीजाणु बाहर निकलते हैं और नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। ठीक, अब इसके बाद अपन आते हैं इसमें पांचवा प्रकार में। पांचवा कौन सा है? पांचवा है किसके द्वारा? ओइडिया द्वारा। अब ये ओइडिया क्या है? कवक तंतु में, जो कवक तंतु होते हैं उस कवक तंतु में 1 by 1 तंतु के अंदर ये याद रखना हमें जरूरी है कि तंतु के अंदर ये कवक तंतु है और इस कवक तंतु में अंदर ही अंदर, इस कवक तंतु में अंदर ही अंदर, ये सामान्य है, अंदर ही अंदर यहाँ पर बीजाणुओं का निर्माण शुरू हो जाता है। प्रत्येक कोशिका एक बीजाणु में परिवर्तित होती जाती है और प्रत्येक बीजाणु इस रचना को जिसमें ये बीजाणु बन रहे हैं उसे कहा जाता है ओइडिया। इस रचना को क्या बोलेंगे हम? ओइडिया। ये कहाँ बन रहे हैं? कवक तंतु के अंदर। और ये धीरे धीरे परिपक्व होते जाते हैं और इस तरह से भी टुकड़े होकर ये गिरते जाते हैं और प्रत्येक जो ओइडिया है वो एक नए कवक तंतु को जन्म देता है। ठीक है, ओइडिया का एक जनन है। इसमें कवक तंतु का प्रत्येक भाग एक एक ओइडिया का निर्माण करता है। ये अंदर बनते हैं और अंदर बनने के बाद ये धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर अलग होकर गिरते हैं और गिरकर ये नए कवक अंकुरित होकर नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 6th नंबर पे। थोड़ा सा बोर्ड में जगह का गड़बड़ है तो ये मैं बता देती हूँ।
और ये अपन आ गए किसमें, छठवें में, किसके द्वारा, स्क्लेरोशियम द्वारा। ये थोड़ी सी अलग रचना है। इसमें क्या होता है कि कवक के जो लंबे तंतु हैं वो आपस में बिल्कुल डेंस जो होकर, घने होकर आपस में जुड़ जाते हैं और इस तरह की रचना होती है स्क्लेरोशियम द्वारा। स्क्लेरोशियम द्वारा इसमें क्या होता है, देखिए आप, इसमें जो बहुत सारे कवक तंतु हैं ये आपस में जुड़कर, ये बहुत सारे कवक तंतु हैं ये आपस में जुड़कर ये इस तरह की एक रचना बना रही है और इस तरह की रचना बनती है। ये बहुत गद्देदार होती है, यानी बहुत मोटी होती है और मोटी होने के साथ साथ स्पॉन्जी होती है। यदि आप इसको छुएंगे तो इसको आप दबा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे कवक तंतु आपस में डेंस होकर, ये ऊपर देख रहे हैं हमें, अंदर की तरफ भी आपस में जुड़े होते हैं और इनके अंदर, इस स्क्लेरोशियम के अंदर बीजाणु धानियां बनती हैं, इसमें बीजाणु बनते हैं। ये भी लगभग प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बनता है। कुछ कवक में ही इसका निर्माण होता है और ये घने होकर, डेंस होकर अंदर बीजाणु धानियां बनती हैं और वो बीजाणु धानियां धीरे धीरे उनसे बीजाणु बनते हैं और वो बीजाणु बाहर निकलते हैं, नए कवक तंतु को जन्म। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, कौन सा जनन, कायिक जनन, काया द्वारा जनन। ये कवकों में कितने प्रकार से होता है, पहला खंडन बाय फिशन, फिर विभाजन, फिर उसके बाद सेगमेंटेशन, फिर मुकुलन, बडिंग, क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा, ओइडिया द्वारा, स्क्लेरोशियम द्वारा। पहला खंडन द्वारा, सेगमेंटेशन हो रहा है और इसमें कवक तंतु का प्रत्येक कोशिका अलग अलग टुकड़ों में टूट जाती है, सेगमेंट बन जाते हैं और उससे अंकुरित होकर नए कवक तंतु का निर्माण होता है। दूसरा प्रकार है विभाजन। विभाजन में क्या होता है, विभाजन में एक कोशिका में पहले केंद्र विभाजित होता है, दो भागों में बंट जाता है और फिर पूरी की पूरी कोशिका भी दो भागों में बंट जाती है। मुकुलन, मुकुलन में क्या होता है, एक कोशिकी कवक में अतिवृद्धि निकलती है जिसे हम बड कहते हैं। इसमें केंद्र का कुछ भाग, जीवद्रव्य का कुछ भाग, अन्य अंग भी इसमें चले जाते हैं। ये हिस्सा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है और अंत में अलग हो जाता है। चौथा क्लेमाइडो बीजाणु द्वारा। क्लेमाइडो बीजाणु प्रतिकूल परिस्थितियों में बनते हैं, मोटी भित्ति वाले बीजाणु होते हैं। इनमें कवक तंतु का प्रत्येक हिस्सा जो है वो बड़ी बड़ी क्लेमाइडो बीजाणु धानी में चेंज हो जाता है, जिनके अंदर केंद्रक कई भागों में टूट जाता है, चारों तरफ जीवों में जमा हो जाता है। ये प्रतिकूल परिस्थितियों में ऐसे ही अक्रिय पड़े रहते हैं। अनुकूल परिस्थिति आने पर ये क्लेमाइडो बीजाणु धानियां फटती है और प्रत्येक क्लेमाइडो बीजाणु नए कवक तंतु को जन्म देता है। पांचवा हमने पढ़ा ओइडिया द्वारा। इसमें कवक तंतु के कोई कोई तंतु जो है ये उनकी प्रत्येक कोशिका ओइडिया में परिवर्तित हो जाती है। ये ओइडिया टूट टूट कर लेते हैं, नए कवक तंतु को जन्म देते हैं। छठवां स्क्लेरोशियम द्वारा। स्क्लेरोशियम एक गद्देदार कवक तंतुओं से बनी हुई रचना, डेंस रचना है, घनी रचना है, जिसमें अंदर क्या है दिखाई नहीं देता। ये किसी सतह से चिपकी हुई रचनाएं होती हैं, चपटी होती है रचना और इसके अंदर की तरफ में बीजाणु धानियां बनती हैं और जो बीजाणु का निर्माण करती है, इससे नए प्रकार के तंतुओं का निर्माण होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम पढ़ेंगे कौन सा जनन, आलैंगिक जनन। इसको हम बता देते हैं। आलैंगिक जनन। आलैंगिक जनन जो है इसमें ये दो प्रकार से होता है। आलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, दो प्रकार से होता है। कौन सा जनन है ये, आलैंगिक जनन। पहला है धानी बीजाणु द्वारा।
द्वारा। पहला किसके द्वारा? धानी बीजाणु द्वारा, और दूसरा कौन सा है? कोनिडिया द्वारा। धानी बीजाणु को इंग्लिश में बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर। फिर ये कोनिडिया, इसको इंग्लिश में कोनिडिया ही बोला जाता है। स्पोरेंजियोफोर उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें स्पोर्स बनते हैं। धानी बीजाणु में होता क्या है? धानी बीजाणु में जो पूरे कवक तंतु है, बहुत सारे कवक तंतु होंगे, कवक जो सुकाय होगा उसमें, उन तंतुओं में से कुछ तंतु अपने ऊपरी सिरे पर या बीच वाले सिरे पर फूल कर बड़े हो जाते हैं। वहाँ पर ज्यादा भोजन इकट्ठा हो जाता है, ज्यादा भोजन की सप्लाई होती है, केंद्रक कई भागों में टूट जाता है, और टूटने के बाद वो प्रत्येक टुकड़ा एक बीजाणु का निर्माण करता है। बीजाणु धानी धीरे धीरे बड़ी होती जाती है और अंत में परिपक्व होने के बाद फट जाती है, जिससे बीजाणु बाहर निकलते हैं और बाहर निकलकर ये नए तंतु को जन्म देते हैं। इसमें और भी विशेष रचनाएं होती है, जिसे हम कॉल्यूमेला कहते हैं, जहाँ से भोजन और पानी की सप्लाई होती है। अभी बढ़ेंगे पर। फिर अगला है कोनिडिया द्वारा। कोनिडिया में क्या होता है? देखिए अपन ने अभी ओइडिया पढ़ा था। ओइडिया में क्या हो रहा था? कवक तंतु की भित्ति के अंदर ओइडिया बन रहे थे, लेकिन ये जो कोनिडिया है, ये कोनिडिया बाहर बनते हैं। कवक तंतु में बाहर से दिखता है कि ये कोनिडिया बन रहे, बाकी सेम है। कोनिडिया बनते हैं और प्रत्येक कोनिडिया बाहर निकलकर नए तंतु को जन्म देता है, टुकड़े टुकड़े होता है। चलिए बढ़ते हैं अपन इसमें। पहला है धानी बीजाणु द्वारा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? लेंगे धानी बीजाणु द्वारा। स्पोरेंजियोफोर। अब क्या होता है इसमें? इसमें ये बहुत सारे कवक के तंतु हैं, ये इसका सुकाय है, जाल में पाया जाता है। इसमें से कुछ तंतु, ये तो है पूरा तंतु है ऐसा, और इसमें से कुछ तंतु ऊपर की ओर ऐसे ऊर्ध्वाधर, इसमें कुछ तंतु ऊपर की ओर ऐसे ऊर्ध्वाधर पड़ते हैं, और ये जो तंतु है, केवल अब मैं ये तंतु ले रही हूँ, ये तंतु ऊपर की तरफ से थोड़े से फूलने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट, अब क्या होता है? इनके अंदर केंद्रक का विभाजन होता है। इसके बीच में एक रचना पाई जाती है कॉल्यूमेला। ये कॉल्यूमेला क्या करती है? यहाँ पर ज्यादा मात्रा में भोजन का वो आदान प्रदान करती है। नीचे और पूरे तंतु हैं, इसमें से एक आध क्या हो गया है? इसमें से एक तंतु ऊपर की ओर बढ़ गया है। अब इसमें क्या होगा? ये जो रचना है ये मुद्दर के समान होती है। ये रचना और बड़ी हो जाएगी, और बड़ी होने के बाद जब ये परिपक्व हो जाएगी तो इसका आकार जो है वो चेंज हो जाएगा, कलर भी चेंज हो जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु बनेंगे, और ये बीजाणु जब परिपक्व हो जाएंगे तो ये बीजाणु धानी काली हो जाएगी, कलर काला हो जाएगा। इसको हम भोजन और पानी की आपूर्ति बंद हो जाएगी, जिससे ये और अंदर परिपक्व हो जाएंगे, अंदर से दबाव बढ़ेगा बीजाणु धानी की भित्ति पर, तो ये बीजाणु धानी फट जाएगी, और फटने पर बीजाणु कहाँ निकल आएंगे? बाहर, और प्रत्येक बीजाणु से नए कवक तंतुओं का निर्माण होगा। इस रचना को, जिसमें बीजाणु बनते हैं, उसे कहा जाता है बीजाणु धानी या स्पोरेंजियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम कहते हैं। और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? कॉल्यूमेला, जहाँ से भोजन और पानी की सप्लाई होती है।
बीजाणुधानी को धारण किया हुआ है उसे कहते हैं बीजाणुधानी घर। क्या बोलते हैं? बीजाणुधानी घर। ठीक है, समझ में आया? आप दूसरा है कौन सा? कोनिडिया द्वारा। दूसरा कौन सा है? कोनिडिया। कोनिडिया में क्या होता है? ये बहुत सारे कवक तंतु हैं। इन कवक तंतुओं में से कोई एक जो तंतु है ये इस तरह से ऊपर हो जाता है और ऐसे बहुत सारे तंतु हैं उनके ऊपर। और इनमें क्या होगा? इनमें जो इनके पट हैं, इनके जो पट हैं, प्रत्येक हिस्सा क्या होता जाएगा? ऐसा खुलता है। ये बाहर से दिखाई देगा। ये ऐसा कहाँ से दिखाई देगा? बाहर से। इन्हें ही कहा जाता है कोनिडिया। क्या कहा जाता है इनको? कोनिडिया। ये बाहर से ऐसी खुली हुई रचनाएं दिखेंगी और इन खुली हुई रचनाओं के प्रत्येक एक के बाद एक टूट टूट कर गिरने से, अंकुरित होने से नए कवक तंतुओं का निर्माण होगा। ठीक। तो ऑल एलिमेंट जनन कवक में कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से।